बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शामी रमज़ान में आपको खुशामदीद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। उमूमन जी हम अपने शो का आगाज़ करते हैं पॉजिटिव वाइब से, अच्छी ख़बरों से, लेकिन क्या करें जब हादसात हों, जब इस तरह के वाक़यात हों और फिर हम उसमें देखें कि वो उसमें एक तवातुर का सिलसिला भी है। मैं यहाँ पर कराची ट्रैफिक हादसात की बात करूँगी और जिस तरीके से इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहे हैं, दो वाक़यात का पहले जिक्र करूँगी। ख़ास तौर पे दो मासूम बच्चे, उनकी जान चली गई और बच्ची समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या पेश आया जी कोरंगी क्रॉसिंग पर। तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर, यहाँ पे जो मैं बात कह रही थी ना तवातुर के साथ, जो टैंकर हैं, ऑयल टैंकर हैं, पानी के टैंकर हैं, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिस तरीके से हिट करती हैं, सड़कों पर दनदनाती फिरती हैं, उससे फिर जो ये हादसात रोनुमा होते हैं, इस पर कोई रोक नहीं आ रही है। थोड़ी देर का वक्फा आता है लेकिन उसके बाद हम ये सिलसिला फिर होते हुए देखते हैं। तो ये कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर की टक्कर थी मोटरसाइकिल को। 3 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई, उसका 1 साल का भाई और चचा भी जख्मी हुए। ओहो, और ये बताया जा रहा है इतलात के मुताबिक कि दुकान पर जा रहे थे जूस खरीदने के लिए। अच्छा, एक और आपके साथ ज़रा वाक़या शेयर करते हैं, बड़ा अफसोसनाक दिल खराश वाक़या, और आपको जब हम फुटेज दिखाएंगे तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, फूड डिलीवरी राइडर शदीद जख्मी हुआ। ये मनाजिर अपनी CCTV फुटेज के आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कार सवार नौजवान जनाब रेस लगा रहे थे, इसी दौरान गाड़ी बेकाबू हुई और फुटपाथ से टकराने के बाद कलाबाजियां खाते हुए डिलीवरी बॉय से जा टकराई। हादसा रात 2 बजे के करीब पेश आया। 32 साल के राइडर फरहान के सर पर शदीद चोट आई, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार एक चीज और बताएं कि इन दोनों लड़कों ने क्या किया, यानी जिन्होंने हादसा, जिस तरीके से एक तो तेज रफ्तार गाड़ी लेकर आ रहे थे, आप अगर शुरू से फुटेज देखें तो जिस स्पीड से गाड़ी लेकर आ रहे थे उससे अंदाजा हो सकता है वो राइडर तो खड़ा था अपनी जगह पर। उस राइडर को उसका कोई कसूर भी नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने स्पीड की वजह से, आप देखें ये उस राइडर के साथ आप देखें कितनी तेजी से आ रहे हैं, दूसरी लेन से आए, रेस लगा रहे थे सदफ। इसके बाद बताएं क्या किया इन्होंने। डिफेंस का इलाका है ये, अब यहाँ पर कैमरास भी हैं, सारी चीजें अब कैप्चर होती हैं, आपके घर पे ई चालान, ओवर स्पीडिंग के चालान, सब कुछ आ रहा है। अच्छा जी, हादसे के जिम्मेदार ये दोनों नौजवानों ने एक गाड़ी बुलवाई और इस लड़के फरहान को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके बाद ये फरार हो गए, साथ में इसकी बाइक भी ले गए। आप इनकी जो बड़ी गाड़ी है, आप इसमें सूरत हाल देख सकते हैं इस फुटेज में, मुझे ऐसा दिखा, इसको हम कंफर्म भी कर लेंगे हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल जी, हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर, रात 2 बजे वाक़या पेश आया, कई घंटे गुजर गए हैं, अभी तक क्या गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो CCTV फुटेज में, वीडियोज़ में देखी जा सकती है, और जो डिलीवरी बॉय है उसकी कंडीशन कैसी है अब? आप बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो ये बड़े अफसोस की खबर है जो ये हादसा रात को पेश आया था। कई घंटे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद फूड डिलीवरी बॉय फरहान 32 साल वो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया है। अब से कुछ देर पहले उसका इंतकाल हुआ है और उसके अहल खाना भी अस्पताल पहुंच चुके थे जब उसके कार्ड से और दीगर तरीके से उसके ख़ानदान को इतला दी गई थी। और जो साहिल थाने की हदूद लगती है, ख़याबान इत्तेहाद सबा सिग्नल का यह मकाम है जहाँ पर देखा जा सकता है कि इंतहाई तेज़ रफ्तारी से, गफलत से ये गाड़ी चलाई जा रही थी। इसमें एक चीज़ हमने और भी नोट की है कि ये बज़ाहिर सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जब सामने वाले रोड से एक मोटरसाइकिल आने लगी है तो इसने उसको देखकर गाड़ी इससे डिसबैलेंस हुई है, फुटपाथ से टकरा कर इसने कलाबाजियाँ खाई हैं। और खड़े हुए ये भी नहीं कि वो राइडर सड़क पर मौजूद हो, वो उस वक्त फुटपाथ के सेफ एरिया में मौजूद था और वो भी जाने वाली रोड पे। जिसको टक्कर मारी है वो आने वाली रोड से आ रहा था। और इतना शदीद हादसा जो आप देख सकते हैं, कई कलाबाजियाँ खाने के बाद इसके ऊपर लगी तो उसका जो फोर हेड है उसके इस मकाम पर चोट लगी। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद देने की गई और उसी शख्स को जिसने हादसा किया था वो सही सलामत गाड़ी में से निकल आया। वहाँ के लोग जो मौजूद थे उनका कहना था कि शायद नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, रेसें लगा रहे थे। डिफेंस क्लिफ्टन में ये बात आम है, वहाँ पर इस तरह की रेसें और ये हादसा जो है मामूल बन चुके हैं। तो उसके बाद उसने फ़ोन करके अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, जिसके बाद वो सफ़ेद कलर की रीवो गाड़ी आई। उसके अंदर उसका ये कहना था कि हम इसको अस्पताल पहुंचा देंगे। गाड़ी और उसको उन्होंने रखा है और पीछे से उनके किसी ने फॉलो नहीं किया, लेकिन
बताया गया है हमें SHO की जानिब से कि ये वहाँ पर मोटरसाइकिल छोड़कर और राइडर को जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। जो पुलिस ने डिटेल हासिल की है गाड़ी से, तो असगर अली बंगवार के नाम की डिटेल सामने आई है। पुलिस को अब असगर बंगवार की तलाश है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने जब इनकी फैमिली से रब्ता किया तो उनका ये कहना है कि लाश को लेके हम ठट्टा जाएंगे। ठट्टा में उसका जो घर है जहाँ से वो अब तो बहुत आसान हो गई है ना, आया था जी। अब तो बहुत आसान हो गया ट्रेस करना। अब तो घर पे आपके ओवर स्पीडिंग पे ही चालान आ जाता है, सीट बेल्ट ना पहनने पे चालान आ जाता है, सिग्नल तोड़ने पे चालान आ जाता है। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ये डिफेंस का एरिया है, यहाँ पर तो जगह जगह खुद भी कैमराज नस्ब है, सिग्नल है। ये रीवो कहाँ से आई, कहाँ पर गई है, इन लड़कों की तो फेसेस भी अब तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो इनको ट्रेस करना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। 24 घंटे में चालान घर पे आ जाता है, तो इनके बारे में नहीं पता लगाया पुलिस ने अभी। देखिए सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो होती है आइडेंटिफिकेशन, कि जो हादसा के शिकार करने वाले जो जिम्मेदार होते हैं अक्सर उनका पता नहीं चलता। सबसे पहले इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि उस शख्स का चेहरा सामने आ चुका है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उसका हुलिया सामने आ चुका है। सेकंड ये उसकी गाड़ी इस वक्त साहिल थाने में मौजूद है। थर्ड ये कि उसकी डिटेल सामने आ चुकी है कि वह असगर अली बंगवार के नाम पर ये गाड़ी जो है उसकी शनाख्त वो है। पुलिस का ये कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई उस वक्त आगे बढ़ाते हैं जब बाकायदा कानूनी चाराजोई फैमिली की जानिब से की जा रही हो, यानी कि मुकदमा इंदराज करवाया गया हो। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई खैर अब भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चूँकि अब एक जान चली गई है, पहले वो ज़ख्मी था। अब एक और इसके अंदर मैं आपको बात अपडेट करता चलूँ कि इसको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, उससे पहले इसको एक अच्छे बेहतरीन अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्लिफ्टन के ही साउथ सिटी अस्पताल। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये इतना ज़ख्मी था तो फिर इसको जिन्ना अस्पताल क्यों मूव किया गया। हाँ। यकीनी तौर पर ये गरीब डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी राइडर है और गैर शादीशुदा था, तो वहाँ अस्पताल का बिल होता, 10 चीज़ें होती, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्हीं झंझट। गाड़ी में भी तो एड्रेस होगा ना, गाड़ी के अंदर से डॉक्यूमेंट्स निकले होंगे, उसमें से एड्रेस भी मिला होगा, तो पुलिस अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी है? देखिए सदफ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गाड़ी का जो डिटेल है वो पुलिस ने हासिल कर ली है, एड्रेस भी मिल चुका है, शनाख्त भी हो चुकी है। जो बायलॉज और टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पुलिस उस वक्त कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है जब मुकदमा दर्ज हुआ हो। अगर मुकदमा दर्ज होने से पहले आप किसी को हिरासत में तो ले सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हमारे कानून में ये चीज़ है। तो पुलिस ऐसे जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है बिल्कुल हिरासत में पुलिस को लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स यहाँ से निकल जाता है, कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन में ज़्यादातर वो लोग आकर अय्याशियों के लिए या रेसे लगाते हैं या फिर अपना जो बासर तरीके से उनका जो रहन सहन होता है और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कोई बलूचिस्तान से आया हुआ होता है, कोई सिंध के वडीरे का और बैठा होता अगर है, कोई मुकदमा दूसरी दर्ज जगहों नहीं से आता कराता, है। वैसे तो जाहिर है इसके घर वाले आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं कराता तो रियासत की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज होता है ना। ये प्रोसेस को इतना मुश्किल थोड़ी है कि कोई नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही, अगर कोई नहीं आता तो 319 सेक्शन के तहत ये 319 या 322 सेक्शन है, वो कत्ल खता कहलाती है, उसके तहत ये मुकदमा सरकार मुद्दियत में दर्ज हो सकता है, जो यकीनी तौर पर दर्ज होगा भी, लेकिन तब अगर उसके वर्सा की जानिब से कानूनी कार्रवाई ना की गई। लेकिन चूँकि अब से अभी तो शायद वो ठट्टा पहुँचे भी नहीं होंगे, वो लाश लेकर निकले इस वक्त रास्ते में होंगे, ठट्टा पहुँचेंगे, तदफीन करेंगे, उसके बाद उनकी फैमिली की जानिब से थाने से रुजू किया जाएगा, FIR कटवाई जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस में होता ये है कि जो इस तरह बासर लोग होते हैं या तो वो फरार हो जाते हैं, दूसरी कोर्टों से बेल ले लेते हैं, या फिर अगर वो यहाँ मौजूद हुए और FIR ना हुई तो वो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो इसके वर्सा है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसका मुकदमा दर्ज करवाएं, और पुलिस को भी चाहिए कि एटलीस्ट उसको तलाश करें, उसको हिरासत मिले, ताकि उसको कोई कानूनी गेम खेलने का मौका ना मिल सके। एक वो शख्स जो रिस्क की तलाश में सिंध से कराची आया था, वो अपनी कीमती जान से गया सिर्फ उन लोगों की गफलत की वजह से जिनके लिए रेस एक खेल था, और वो खेल किसी की जान ले और रात के 2 बजे आपने देखा रॉन्ग वे पर आए, ओवर स्पीडिंग थी, आपको साफ साफ लग रहा है कि कौन इसमें कसूरवार है। वो मासूम शहरी जो अपने रोजगार के लिए वहाँ पर मौजूद था, वो राइडर, वो अब अफसोसनाक खबर यह है कि अपनी जान से चला गया। और पुलिस सोच रही है जी मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, फिर हिरासत में लेंगे, जबकि पुलिस हिरासत में ले सकती है, बाद की कार्रवाई के लिए मुकदमे की जो है वो ज़रूरी। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह।
मूविंग फॉरवर्ड जनाब, जब हम कराची के मसाइल के ऊपर बात करने लगते हैं तो फिर एक अंबार है मसाइल, एक के बाद एक मसले। और यहाँ पर अभी जब हमने बात की टैंकर्स के हवाले से और हमने आपको दिखाया भी, बड़ा दिल खराश मनाजिर भी आपको दिखाए, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और गैस लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, लियाकताबाद हो, मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी या तो मुअत्तल है या फिर इंतहाई कम प्रेशर पे गैस आ रही है। अब ये देखिए कि ज़ाहिर है शहरी परेशान है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिन्हें सहर व अफ्तार में किचन में जाना है वो परेशान है। इससे पहले सुई नदन और सुई सदन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त से रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। 3 से 10 का टाइम दिया गया था और फिर दोबारा 3 से 10 का टाइम, ये 2 टाइमिंग्स में गैस आ रही है, यानी कि 2 दफ़ा गैस बंद की जा रही है। उसके बावजूद गैस नहीं मिल रही है और ये तो रिलीफ दिया जाता है। रमज़ान का वो महीना होता है कि स्पेशली उन आवर्स में जब सहर व इफ्तार हो, ये कहा जाता है लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि साइम आपने जो इलाके मेंशन किए कराची के, यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं और आप सोचें उन्हें किन मुश्किलात में रोज़ा रखना पड़ रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल है और अभी रमज़ान का आगाज़ ही हुआ है। अभी हम आज 5वां रोज़ा है ये गालिबन, और उसके बाद हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। तो ये मसाइल कराची के क्यों हल नहीं हो रहा है, बल्कि आई थिंक मुख्तलिफ शहरों में भी कुछ यही कंडीशन होगी। लेकिन ज़ाहिर है हमें जो रिपोर्ट आई हमारे नुमाइंदगान की तरफ से वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब सहर के टाइमिंग भी अलग हो गए हैं, इफ्तार के टाइमिंग भी गैस आने के अलग हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कराची शहर में गैस नहीं मिल रही है। ऐसे में फिर लोगों को बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। जहाँ पर ख़वातीन को घर में खाना बनाने का इशू आ रहा है क्योंकि गैस तो आ नहीं रही, वहाँ पर मर्द हजरात बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। वो दफ्तर के बाद बेचारे ख़वार लाइनों में लगे हुए हैं। कोई पकौड़े ख़रीद रहा है, कोई समोसे ख़रीद रहा है, कोई शरबत ख़रीद रहा है, लंबी लंबी लाइनों में धक्के खा रहे हैं और बिल्कुल ऐन अफ्तारी के वक्त 5 मिनट पहले वो घर पहुँचे थके हारे। इतनी खारी, आप ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है और मुनाफाखोर वैसे सरगर्म है। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ARY न्यूज़ के अंजुम वहाब। अंजुम, क्या इशू है, क्यों नहीं गैस आ रही, और जहाँ पर आ भी रही है वहाँ पर भी बहुत स्लो प्रेशर आ रहा है कि उस पर खाना नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, सूरत हाल यही है कि माह रमज़ान के ऊपर SHGC ने ऐलान किया था कि सहर और अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर को बेहतर रखा जाएगा। ताहम माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, आज 5वां रोज़ा, लेकिन सूरत देखी जाए तो गैस की सूरत हाल बहुत ख़राब है। बेशतर मुकामात पर हमें शिकायत मिलती है कि गैस लीक हो रही है, पाइप लीक हो रहे हैं, ज़ेर ज़मीन पाइप जो हैं वो लीक हो रहे हैं। बेशतर इलाकों में इन्होंने रिहेबिलिटेशन का काम किया था, वहाँ पर अब लो प्रेशर की शिकायत आ गई। उनका यही कहना है कि प्रेशर नहीं होता और एन सहर और रफ्तार के वक्त में प्रेशर गिर जाता है या गैस चली जाती है। जिन इलाकों में रिहैब वर्क नहीं हुआ था वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि वहाँ तो गैस आती ही नहीं है। दिन में अगर आती भी है तो 2-4 घंटे के लिए आती है और सहर और रफ्तार में तो वहाँ पे सूरत हाल बहुत मुश्किल होती है। कोरंगी का इलाका है, रनछोड़ लाइन का इलाका, ओल्ड सिटी एरिया है, नॉर्थ कराची है, लियाकताबाद है, और इसके अलावा कोरंगी, लांडी, बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस की कमी की शिकायत सामने नज़र आ रही है। और शहरियों का यही कहना है कि वो सहर और रफ्तार में गैस न होने की वजह से महंगे LPG के सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। LPG भी ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जो सरकारी कीमत है उससे 20-30 रुपये ऊपर लेते हैं दुकानदार, और उसमें भी मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से बेशतर जगहों पर गैस सिलेंडर में धमाकों की भी इतलात मौसूल होती हैं। गुज़िश्ता रात भी गैस सिलेंडर में धमाका होता है। इस तरह बेशतर मुकामात पर गैस मिलावट की वजह से, और इस सिलसिले में LPG एसोसिएशन का यही कहना था गैस मिलावट की वजह से ये हादसा रूनुमा होते हैं, तो इनके ऊपर भी काबू पाने के लिए गौर करना चाहिए। जबकि गैस की लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, SHGC के पास जो गैस का जो शेड्यूल है, उन्होंने रात 3 बजे से लेके और दूसरे दिन रात 10 बजे तक गैस की फराहमी का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया जा रहा और गैस इस दरमियान में बेशतर औकात में नहीं मिलती है, शहर में भी नहीं मिलती है, अफ्तार में भी नहीं मिलती है। तो ये सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है। SHGC का कहना था कि उनको गैस खैर कम हो रहे हैं, लो गैस प्रेशर की वजह ये होती है कि उनको मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस में कमी होती है, उसकी वजह से प्रेशर गिर जाता है और लोग घरों में मशीनें लगाते हैं, उन मशीनों की वजह से भी हादसात रूनुमा होते हैं। उन्होंने उसके ऊपर जुर्माने भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम घरों में नहीं घुस सकते। इसके लिए शहरियों को इत्तला देने की ज़रूरत है कि कितने गैस प्रेशर मशीनें लगाई हुई उसकी इत्तला दें, ताकि उसके ऊपर छापा मार के उसको जुर्माना आयद किया जा सके। बहुत शुक्रिया, हमें डिटेल बता रहे थे और इस हवाले से हम आपको मजीद बताएंगे। सेनेट लिए चलते हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन्होंने उन माओं ने जिन्होंने ये
जवान बहादुर बेटे पैदा किए जो आज वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपने जान के नजराने पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। वफाकी वज़ीर सेनेट का इजलास जारी है, जिससे इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुखातिब थे। इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब सियासत की बात हो रही है तो ज़रा सियासत की तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें, एक तो कैबिनेट में भी मौजूद हैं, MQM की बात कर रहे हैं, दूसरी हर तरह से सपोर्ट करती है यानी कि पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कराची की सियासत को लेके आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी आ रहे हैं। अब गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं सिंध की तकसीम कर रहा हूँ, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ तकसीम कर रहा हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप, सिलाई मशीन्स और उम्रे के टिकट तकसीम कर रहा हूँ। कादिर मक्सी का किसी ने बटन ऑन कर दिया है, उनके घर में कोई अहमियत नहीं है, गवर्नर्स हाउस आएँ, पकौड़े खाएँ, समोसे खाएँ। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार रेफरेंडम की बात करते नजर आएँ कि वो करा लें कि कराची के शहरी क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर कहाँ से कहाँ चला गया, हम कराची को कराची ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, ज़रा आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सिंध की तकसीम चाहता हूं, लोग ये कह रहे हैं मैं तकसीम कर रहा हूं, लेकिन लैपटॉप तकसीम कर रहा हूं, मैं राशन तकसीम कर रहा हूं, सिलाई मशीन तकसीम कर रहा हूं, उम्रे के टिकट तकसीम हो रहे। कादर मक्सी साहब की किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देता, मुझे पता है कि उनका बटन किसी ने ऑन किया है, उनकी अपने घर में भी कोई अहमियत नहीं है। तो वो भी आ जाए, रमजान में आएंगे तो उनको मैं पकोड़े खिलाऊंगा, समोसे भी खिलाऊंगा, अगर रमजान के बाद आएंगे हलीम और जलेबियां खिलाऊंगा। आज पाकिस्तान को सिर्फ बनाना नहीं है, बचाना भी है। रेफरेंडम करा ले और लोगों से पूछ ले कि वो क्या चाहते हैं। तो लाहौर कहां से कहां चला गया, कराची को कराची जरूर बनाना। अच्छा जी, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ये कहते हैं कि MQM रहनुमाओं ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। कहा कि खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। वफाकी हुकूमत वजाहत करे वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत की नई बसें गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम्स ने रोक रखी हैं। कस्टम पंजाब से कम और हमसे ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है। ज़रा सुनवाते हैं आपको उन्हीं की ज़बानी। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, पे भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। फारूक सत्तार आपको पता है जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है। अपने लेवल पे बात करें फारूक सत्तार साहब, उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, ये तलखी तो हो रही थी कराची में सिंध में मौजूद 2 सियासी जमातों की, वफाक की भी एंट्री करवा दी है इन्हीं दोनों जमातों ने। बात कर लेते हैं नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो दोनों जमातें आमने सामने बयानात एक दूसरे के खिलाफ थे, कराची की सियासत के हद तक थे, लेकिन एक सवाल शर्जील इनाम मेमन साहब ने उठा दिया है। वो ये कहते हैं तो ये वफाक से इनका ताल्लुक़ है, वफाक के वज़रा हैं MQM के, तो ज़रा वफाक क्लैरिफाई करे जो तकसीम की बातें हो रही हैं क्या वो भी इसमें शामिल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो कराची को अलग करने की बातों के हवाले से जो बयानात गर्दिश कर रहे हैं, क्या वफाक की कोई सपोर्ट हासिल है इसमें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये तो हमारी इत्तेहादी जमात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उनके जो वज़रा हैं उन्होंने उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने ये स्टांस लिया। इसका जो है हुकूमत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी ज़ाहिर अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने हिसाब से जो है वो बात कर सकती है। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई जो है वो इनपुट नहीं दी। अच्छा, और जब ये बात करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब रेफरेंडम करा लें कि कराची के शहरी क्या चाहते हैं, तो वो रेफरेंडम जो है क्या वो वफाक की तरफ से इनिशिएट होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं, आपके ख्याल में आपकी राय क्या है? देखिए, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपने सूबे मजीद बनाने हैं तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होगी सिंध असेंबली से। वो जो रेजोल्यूशन है वो उसके बाद फेडरल लेवल के ऊपर सेनेट और नेशनल असेंबली आइन में तरमीम करके एक नया सूबा बना सकती है। ये प्रोसेस है अगर नया सूबा बनाना हो तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर जो सिंध असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बता दें, क्योंकि सिंध असेंबली ने करारदाद पास कर ली अगेंस्ट एनी न्यू प्रोविंस और डिवीज़न ऑफ कराची, तो वो करारदाद क्या अहमियत रखती है? आइन तो अपनी जगह।
नहीं देखिए, वो तो जाहिर है अगर उन्होंने एक करारदाद पास कर ली है तो फिर अगर आइन के हिसाब से आप चलेंगे तो फिर तो गुंजाइश कोई नहीं बनती ना। मतलब कि जो आइन में है वो तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास हुआ सूबे के हक में, फिर फेडरल जो है इसके ऊपर जो है अमेंडमेंट कर सकता है। अदरवाइज तो ये फेडरल का उसमें है ही नहीं है, तो प्रोविंशियल मैटर है। अच्छा सेनेटर साहब एक और बात बताइएगा, शजील मेमन साहब हैं, सीनियर वजीर सिंध हैं, वो ये कहते हैं कि खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल साहब चूँकि दोनों वफाकी वज़रा हैं, कहते हैं कि दोनों वफाकी वज़ीर हैं लेकिन सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और साजिश करने में मसरूफ़ हैं। तो वफाकी हुकूमत को वजाहत करें इस बारे में, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये तो वहाँ के देखे ना, वहाँ पे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी की पुरानी राइवलरी है और ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, तो वो तो जाहिर है फिर हर कोई अपने हिसाब से सियासत करते हैं ना। इनके अपने हिसाब से सियासत करेगी, पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से सियासत करेगी, उनकी अपनी अपनी जो दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो उनको जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करते हैं। तो इसके अंदर इन पर्टिकुलर हमारा कोई लेना देना, मतलब हम तो ये जरूर है कि हम सिंध के अवाम के हिसाब से, सिंध के अवाम जो चाहेंगे, जो कराची के अवाम चाहेंगे, हम उसके हिसाब से हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छा आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आर्टिकल 48 की शिक 6 किसी भी इलाके में रेफरेंडम का इख्तियार देती है। आइन पर अमल दरामद कराना वजीर आजम की जिम्मेदारी है। सिंध के शहरी इलाकों में नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराया जाए तो इस पर वफाक का क्या मौक़िफ़ है? देखिए मैंने जितना आइन को पढ़ा हुआ है और जितनी इसके अंदर मेरी अपनी समझ है वो ये है कि सूबे बनाने का प्रोसेस रेफरेंडम के थ्रू नहीं है। हो सकता है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास कोई और भी दलील हो इसके अंदर, लेकिन जितनी मैंने बात पढ़ी उसके अंदर तो तरीका जो है वो रेजोल्यूशन होगी सिंध असेंबली के थ्रू। अगर रेफरेंडम के थ्रू होता तो वो फिर मामला मुख्तलिफ होता, क्योंकि मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की हुई है 2/3 मेजॉरिटी से कि साउथ पंजाब का सूबा बनाना चाहिए। ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है जैसे, तो ये विफाक में केस कभी भी आ सकता है वहाँ से पंजाब से। मतलब मैं मिसाल आपको ये दे रहा हूँ, पुरानी बात है। इसी तरह यही प्रोसेस जो है बाकी सूबों के लिए भी होगा, जहाँ जो जितनी मेरी दानिश है इसके ऊपर, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा एक गिला और आपसे किया है सिंध हुकूमत ने, ज़ाहिर शर्जील साहब वज़ीर हैं सूबाई हुकूमत के, वो कहते हैं सिंध हुकूमत ने की नई बसें जो हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम ने रोक रखी हैं। कस्टम पंजाब से कम और हमसे ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है, यानी कि सिंध से ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है। तो FBR को भी ख़त लिखा है कि एक कानून चलाया जाए, यानी कानून एक होना चाहिए। इस पर क्या बताइएगा? ज़ाहिर है वो एक तरीके से बता रहे हैं फेवरेटिज्म वहाँ ज़्यादा है। देखिए बात ये है कि ऐसे मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि वो एक सूबे से मुख्तलिफ ले, दूसरे सूबे से मुख्तलिफ ले। ये ज़रूर हो सकता है कि इन्होंने जो भी कोई क्लियरिंग एजेंट है, जो भी मामला है वो ठीक तरह उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा, वरना ऐसे मैंने तो कभी नहीं सुना। और अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो विफाक में पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो हमारे पास ले आए, हम उसको बिल्कुल FBR जो है यहाँ पे बिल्कुल FBR में जाके हम मामला जो है रिजॉल्व करा देंगे। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए कराची के हालात जो है वो काफ़ी मतलब कि बुरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सेवरेज के, पानी के, और अगर आप उसको बाकी शहरों से कंपेयर करें, लाहौर से, इस्लामाबाद से, इवन और छोटे शहरों से, तो वो काफ़ी अबतर हाल में है। तो उसके ऊपर ज़रूर जो है वो हमारी भी ख्वाहिश है कि हालात वहाँ पे बेहतर होने चाहिए, क्योंकि देखें कराची के हालात बेहतर होंगे तो मुल्क की इकॉनमी सही चलेगी, तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर कराची के हालात नहीं ठीक होंगे, टूटा रहेगा, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं होंगे, तो फिर मुझे बता दें कि कैसे फिर शहर जो है वो तरक्की करेगा। और ये जो सारा मामला हो भी रहा है इस वक्त, ये रेफरेंडम की बात है, बाकी इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क उस तरह नहीं हुआ जिस तरह बाकी पाकिस्तान में हुआ है, और इसी वजह से लोग फिर इस तरह की बातें जो है वो डिमांड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहब। हम जनाब जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जनाब T20 वर्ल्ड कप के एक्शन से भरपूर सुपर 8 के मरहले के मैच जारी हैं और ग्रुप 1 में आज वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीम ने आमने सामने होंगी। अच्छा जी, साथ ही हम आपको बता दें 6:30 बजे मैच होगा। कल मैं तो इसे अपसेट कहूँगी,
कल जो हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि मुसलसल इंडिया जीतता चला आ रहा था और कल इंडिया 76 रन से हार गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और मतलब हमारे जो शो में पैनल था उन्होंने तो हमें यही बताया था कि 55% भारत के जीतने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही वन साइडेड बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया। कल सभी परेशान थे, किसी ने वैसे एंटिसिपेट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट कि भारत को इतनी जारहाना शिकस्त मिलेगी। नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड जनाब भारत का वो टूट गया, एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। अहमदाबाद में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए, जिसमें डेविड मिलर ने 63 रन बनाए और साथ ही साथ फिर भारतीय टीम ने मुकर्रर हदफ के ताकुब में सिर्फ 111 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के 20 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर ब्रेविस और मिलर ने आके क्रीज संभाली और जिस तरीके से वो मैच को लेकर चले, हर ओवर में उन्होंने सिंगल शॉट भी खेले, उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए और फिर मैच को वो स्कोर तक ले गए। अच्छा, इंडियन मीडिया बेचारा मजबूर, अब वो अपने खिलाड़ियों को ही बैश करने लग गए हैं। तो मैं तो गोदी मीडिया के ऊपर अब तो खैर मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया क्योंकि वेस्ट ऑफ वर्ड्स है। जनूबी अफ्रीका से मैच क्यों हारे? भारतीय मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जो मशहूर है, अपनी टीम की दुर्गत बनाने लग गए जनाब। अभिषेक शर्मा, मतलब जिसको वो अपना हीरो कहते थे, एकदम से हीरो से जीरो पे ले आए। सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, किसी को ना बख्शा। जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लें आप लोग। जो इस मैच में खेला है वो अगली क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड था और अफ्रीका ने हमें बताया कि ये वो टीम नहीं है जिस पर हमने दांव लगाया था। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से निराश किया है। देखिए, अभी तक अभिषेक वर्मा T20 के इस टूर्नामेंट में कोई कमाल नहीं कर पा रहे। गनीमत ये कि आज उनका खाता तो खुला, लेकिन खाता खुलने के बावजूद बड़ा स्कोर वो नहीं खड़ा कर पाए। बड़े मैच में सूर्य कुमार यादव फेल हुए हैं। ना तो कप्तान का बल्ला बोला और ना ही कप्तान की रणनीति किसी काम आई है। क्या किया अभिषेक ने? हगड़ू वो आउट होके चला गया। ठीक है जी, आउट होके चला गया, 15 रन बना। पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में 15 रन बनाया हमारे ओपनर। तालियां अभिषेक के लिए। क्या बैटिंग करी अभिषेक शर्मा ने? हर बॉल पे लप्पा घुमाया। ये स्लॉगिंग नहीं करी तो क्या करा आपने? भाई, आपको दुनिया में बड़े बड़े बॉलर स्लॉगर बोल रहे हैं, तो आप स्लॉगर नहीं हो तो खेल के दिखाओ। सूर्या इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं भैया अभिषेक के बारे, अभिषेक के बारे में अभिषेक क्या तिलक के बारे में ये कर रहा बैठ के। अबे अभिषेक, ये तो कोई कॉमेडी शो था। और अच्छा, वैसे इनका मीडिया हर इशू पर बात ऐसे करता है जैसे कोई जंग के महाज पे बैठे हो। जब असल जंग आती है तो फिर 6-0 हो जाता है। अब भारत की एक और बात मैं आप बताऊं कि जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका को बैशिंग कर रहे थे, उन्होंने एक एड भी बनाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आपको याद है हमारे खिलाफ भी एक एड बनाया था, वो तो 2021 में जब हमने हरा दिया तो वो एड आना बंद हो गया। मगर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जरा वो एड की झलक देखिए, वो है क्या? Missed it. Sorry. It's okay. Sorry to you. Huh? For what? For 2024. कब तो हम जीते थे और आने वाला सुपर 8 मैच भी जीतेंगे, तो आप कब केक ही रख लो। अरे चोकिंग जी, पहले इस तरह की बातें ना ये लोग खुद करते हैं, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के सामने हजीमत का सामना करना पड़ता है इनको। अब मुझे ख्याल में लगता है इनको आदत हो गई है, अब वो बहुत थिक स्किन्ड हो गए, अब गोदी मीडिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए, वैसे भी हमारा कल मैच है, उस पर भी बात करेंगे अगेंस्ट इंडिया। तो बात कर लेते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बासित अली साहब, थैंक यू सो मच। कामरान अकमल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल इंडिया के साथ क्या हुआ वैसे ये बताइएगा? सारा कॉन्फिडेंस, सारी बैटिंग लाइनअप, उनके बॉलर्स, और मुझे तो लगा कि जो माकरम है उन्होंने तो सलमान अली आगा से इंस्पिरेशन ली, पहले ओवर में आए और विकेट निकाल ली। बिल्कुल सही बात कही सदफ आपने। और जो 97 रन की पार्टनरशिप हुई ना 20 पे 3 आउट होने के बाद, जिस तरह साउथ अफ्रीका गेम में वापस आया, मतलब सलूट करने का दिल चाहता है कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान काम नहीं है और अभी बायलैटरल सीरीज़ हारे ये लोग, लेकिन जिस तरह कल उन्होंने गेम प्लान करा, जिस तरह स्लोअर वन बॉल्स करें, हर बैट्समैन के लिए वेरिएशन डिफरेंट थी। इसी तरह बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी से बुमराह को खेला, अपना क्या नाम है वरुण को खेला, अभिषेक शर्मा, अपना क्या बोलता हूँ पांड्या, डूबे, सुंदर, किसको हिट आउट करना है किसको नहीं करना, उनकी जो कैलकुलेशन थी वो अप टू मार्क थी और मेरे ख्याल है चारों शाने चित करा है। और जो अभी आप दिखा रहे थे ना, वैसे कुछ जोकर नजर आ रहे थे मुझे इंडिया के, ऐसे बड़े बड़े जोकर। सही बात कि एक मैच हारे 2024 से लेके अब तक और अपने मुल्क को ये इस तरह करते हैं। हमसे पूछे, हम तो आईसीसी इवेंट कभी जीत ही नहीं रहे, उसके बाद भी हमारा दिल, हम अपनी टीम को बैक करते हैं।
बिल्कुल हम है। जोकर को सोचना चाहिए। हम लोगों तो अपने दिल पे पट्टियां बांध के बैठे हैं, खैर मरहम पट्टी हम तो करते रहते चले हैं। कामिल जो भाई, भी आप सीखना आपसे सीख लेते हैं। हाँ, कामिल कैसे भाई- क्रिटिसाइज किया जाता है, कैसे डिस्कस किया जाता है मीडिया पे। कामिल भाई, साउथ अफ्रीका 20 रन पर 3 आउट थे, फिर एकदम से गेम पलटी और क्या कमाल, और अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा। कैसे एनालाइज करेंगे कल के मैच को? देखिए ऐसे करेंगे कि एक टॉप क्लास क्रिकेट नहीं होती। 23 मैचेस के बाद जाके इंडियन टीम हारी है और इंडिया में वो हारी है और टीम उससे हारी है जिससे लास्ट फाइनल आ रहे हुए हैं। तो अनबिलीवेबल टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो। अब देखिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी से बड़ी टीम हो जाए 20 पे 3 आउट हो जाए एक बेस्ट टीम के खिलाफ, वहाँ से कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। जो आपने ऐड दिखाया है ना, मुझे लग रहा है कि वो उनकी मोटिवेशन थी। वर्ल्ड कप वो भूल गए हुए थे, वो ऐड को देखते हुए ना, वो जैसे मिलर खेल रहा था, जैसे ब्रेविस खेल रहा था, वो झलक नज़र आ रही थी, एक गुस्सा नज़र आ रहा था, ईगो नज़र आ रही थी। तो खैर वो टीम ऐसे है, वो उन्होंने 3 आउट होने के बाद जैसे हम लोग ऑलराउंडर्स को भेज देते हैं ना, वो नहीं किया। उन्होंने कॉन्फिडेंस अपने बैट्समैनों पे रखा, मिड ऑर्डर जो उनके स्पेशलिस्ट है उन्हीं को भेजा। उन्होंने बॉश को नहीं ऊपर भेजा, मार्को जेंसन को नहीं भेजा, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भेजा। मिडिल ऑर्डर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, हमारे यहाँ तो मिडिल ऑर्डर नहीं, हम तो एक के बाद 3 आउट हो जाए तो फिर तो टीम का हमें पता नहीं चलता कि आना अब किसने। हमें तो ये डर लगता है कि कहीं वो सलमान मिर्जा को ना भेज दें, वो अपने बैट्समैनों को बचाने के लिए, क्योंकि उस पोजीशन के नहीं है ना हम, हमारे पास बैटर्स जो भी हैं, तो हम लोग ऐसे डिपेंड करते हैं। तो जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं तो रिकवर कर लेते हैं, कमबैक कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने ऐसे ही कमबैक किया और बैटिंग देखने का मज़ा आया कि प्रेशर से टीम कैसे निकलती है, कैसे परफॉर्मेंस आती है, बड़े प्लेयर कैसे बनते हैं, वो साउथ अफ्रीका ने कल दिखाया है। क्या बात है। और वैसे हमारे बारे में बताएं, अब हमारा इंग्लैंड से मैच है कल, अब मुझे नहीं मालूम ऐसा कोई फार्मूला है बासित भाई के बगैर खेले पॉइंट्स मिलते जाएं और हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। 21 में जैसे हुआ था ना, क्या नाम, 21 तारीख को जैसे बारिश हुई है, मतलब बारिश होती ना हमारे बारिश मैच में, नहीं, एक पॉइंट मिलता है। अगर आप बारिश से पॉइंट पे, क्योंकि इंग्लैंड का मैच हो गया ना, उन्होंने तो 2 पॉइंट ले लिए, हाँ। तो वो अगर बारिश होती तो 1 पॉइंट में तो उनके 3 हो जाएंगे, हमारे होंगे 2। करेक्ट। खान साहब थोड़ा सा आप ध्यान दिया करें ना। सर आप इंसाइक्लोपीडिया में भी सीख रहा हूँ आपसे क्रिकेट अभी तो ये अब तो हमें मैच दोनों जीतने ना तो होंगे। क्रिकेट का रहेगा ना तो यहाँ का रहेगा इनकी। लेकिन चले, ये तो हमने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लिया, लेकिन वैसे हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या गो स्ट्रैटेजी फॉर होनी चाहिए? स्पेशलिस्ट। ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है ना, इसकी ये बेहतरीन मिसाल है हमारी मैनेजमेंट के लिए। हमारे पास तो ऑलराउंडर की भरमार है, हमारे पास तो ओपनर्स की भरमार है। स्पेशलिस्ट जरा मुझे अपने बता दें, आप किसको समझ रहे हैं? 15 जो लेके गए उसमें तो आपने बात सही कहा, लेकिन इसमें से अब 11 ऐसे बनाए जो एक तो उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बने और वो क्लिक भी करें। अब हम उस मतलब उस दरवाजे पर हैं कि यहाँ से दरवाज़ा अगर खुला नहीं ना जीत वाला, तो फिर वापसी का टिकट बहुत ज़्यादा चांसेस है कंफर्म हो जाएगा। कायम भाई, कल के मैच में बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप में अबरार को होना चाहिए। देखिए ये तब्दीलियां तो क्या लास्ट मैच में भी सरप्राइज हुए थे, नहीं रखा था इब्रार। आपके पास एक और फास्ट बॉलर होना चाहिए, नसीम को खिलाना चाहिए। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, अब ऑलराउंडर्स 2 मैन ही है, तो इसलिए आपको 3 में से एक ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा। आपकी बैटिंग भी कंप्लीट होगी, बॉलिंग भी पूरी होगी। कल के मैच में इंडिया सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ खेला था, बाकी बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ खेला है। उनको देख ले स्कोर कितना हुआ, उनको मुसीबत पड़ी हुई थी। 4 ओवर हम लोग किससे कंप्लीट कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या को 47 रन हो गए। 10 ओवरों में कितने बस भी आपने बताएं? 10 ओवर में 124 रन बने हैं, क्योंकि आपके पास बॉलर्स ही नहीं थे। बुमराह अकेला या हर्षदीप सिंह क्या करता है, तो यहाँ पे भी अकेला उस्मान तारिक क्या करेगा, या सलमान मिर्जा खेलता तो वो क्या करेगा। उनको भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप 2 बॉलर ऐड करने पड़ेंगे। And we want Saim to do in batting, क्योंकि वो असल में तो बैटर है ना, चेंज नहीं कर उनसे सकते हम बॉलिंग के एक्सपेक्टेशन वो तो नहीं रख सकते। ये अच्छी बॉलिंग बात। बाद में, हाँ, इफ यू आर अ बैट्समैन परफॉर्म इन द बैटिंग, देन यू कैन बॉल। पहले वो बॉलिंग कर रहा है, फिर बाद में बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। उसका भी नुकसान है। उसका भी टीम देखे स्ट्रगल कर रही है, उसके ना रन्स करने की वजह से उसके रन्स बहुत ज़रूरी है इस टाइम, बहुत ज़रूरी है। बाबर के, सलमान के रन्स अब देखें नीचे से आगे। फ़हीम एक मैच जितवा रहा है,
ऊपर से आपको देख ले लास्ट मैच नबीबिया छोटी टीमों से साहिबजादा रन टॉप स्कोरर बना हुआ है। तो अब मेरे ख्याल किसी बड़े मैच में सुपर 8 है, इंग्लैंड जैसी टीम है, बिल्कुल रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। कल भी 147 रन बना के वो जीते हैं। वो श्रीलंका बुरी क्रिकेट खेली है, उन्होंने जैसे बॉलिंग अच्छी, हम क्या सोच रहे हैं तो क्या नतीजा वही मैं कह रहा हूँ कि इनको इनसे बेहतर टीम है बॉलिंग और बैटिंग में, लेकिन थोड़ा सा गेम प्लान अपनी प्लेइंग साइड बॉलिंग बेहतर करे तो इंग्लैंड को इजीली जीत सकते हैं। क्विक प्रेडिक्शन भी देने कल के मैच इंडिया कर रहे थे, आप 65% कह रहे थे, आप 55। आज अपने मैच का बता दें, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 50-50 सेफेस्ट साइड। मैं अपनी टीम को बेहतर समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि 70% पाकिस्तान क्या फेवर हो। बात है भाई, 70% कह दिया काम। नहीं एक टीम नजर आती है ना इंग्लैंड की, वो टीम नहीं है। आप देखिए 146 करके वो जीते हैं, राउंड के मैचेस वो नेपाल से कितनी मुश्किल से जीते हैं, इटली से कितनी मुश्किल से जीते हैं। तो हमारी टीम फार बेटर लग रही है अगर हमारे प्लान्स अच्छे हुए तो इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच बासित अली साहब, थैंक यू सो मच कामरान अकबर, बहुत शुक्रिया। और भाई दुआ भी ज़रूरी है टीम के लिए, और कल का मैच जीतना हमें ज़रूरी है। वैसे इंडिया की एक बात और बता दूं, माइनस में चला गया उनका रन रेट। ओहो सैड। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, विल बी बैक इन अ फ्लैश। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आपने बहुत से शेक्स पिए होंगे, आपने स्ट्रॉबेरी शेक, एप्पल शेक, बनाना शेक पिया होगा, लेकिन अभी तो रोजे में टाइम है, हम शेक्स की बात मैं इसलिए बताऊंगा कि हमारी आज की रेसिपी जो है वो जिमर्स के लिए खास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे प्रोटीन शेक। तो देखिए, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब एक बोल में 1/4 कप नूरपुर दूध डालेंगे और 2 टीस्पून नेशनल का मैंगो कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब शेक में कस्टर्ड पेस्ट डाल के अच्छी तरह पकाएंगे। वाह क्या बात है, ग़िज़ाइयत से, टेस्ट से भरपूर और नशोनुमा से भरपूर ये प्रोटीन शेक। ज़बरदस्त प्रोटीन शेक जनाब। इसके अलावा अगर आपको बता दें, हम ग़िज़ाइयत की बात कर ही रहे हैं तो रमज़ान मुबारक में इफ्तार का दस्तरखान फ्रूट चाट के बगैर अधूरा होता है और फीका लगता है। तो हैदराबाद की फ्रूट चाट जरा आपको दिखाते हैं कैसी होती है और हम भी देखते हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 6 में बनने वाली इस फ्रूट चाट का नाम भी मुनफरद है और जायका भी। ताज़ा मौसमी फलों के साथ बनने वाली फ्रूट चाट में मुख्तलिफ इस्काम के ड्राई फ्रूट शामिल किए जाते हैं, जिनमें बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और पिस्ता नुमाया हैं। खास तौर पर माह रमज़ान में इनके पास इतना रश होता है कि इधर जो है ना लंबी कतार होती है और जायके में कोई इनका जो है ना कम्पिटिटर नहीं है। हर साल हमारे दस्तरखान की जीनत है ये चाट, और इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट होते हैं और इसका जायका भी थोड़ा मुफीद है, डिफरेंट है। शहरियों के मुताबिक ये फ्रूट चाट रोजे के बाद जिस्म में फौरी ताकत बहाल करने में मदद देती है। फ्रेश फ्रूट डालते हैं इसमें, केला है, सेब है, खरबूजा है और अशरफी है, खजूर है, चीकू है और किशमिश है, इसी तरह के रूह अफ़ज़ा है। माह रमज़ान में शहरी खासतौर मयारी ड्राई फ्रूट और ताज़ा फल इस्तेमाल करते हैं ताकि रोज़ादारों को जायके के साथ मुकम्मल तवानाई भी मिले। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जामफरी लाखो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। भाई ऐसी वैरायटी आपको कहीं पर मिलेगी? एक जानिब हमने आपको प्रोटीन शेक दिखाया, दूसरी जानिब फ्रूट चाट दिखाई, वो भी इतनी लजीज। और क्या चाहिए? इतनी जबरदस्त फ्रूट चाट। तो रमजान में आपको दस्तरखान अक्सर फीका लगता है विदाउट फ्रूट चाट। अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, जनाब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। उम्मीद करते हैं आपके रमज़ान का और आपके रोज़ा ख़ास तौर पर आज का बहुत खुशगवार गुजर रहा होगा। जनाब ज़रा इंटरनेशनली क्या चल रहा है ज़रा एक नज़र मार लेते हैं मंजरनामे पर भी। और ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात जो हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा जराल्ड फोर्ड बहरा रोम में दाखिल हो गया है। अमेरिका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निज़ाम तैयार कर लिया है और ईरानी मीडिया ये बताता है कि
दिफाई निज़ाम में मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल्स, ड्रोन, सबमरीन्स और बारूदी सुरंगें शामिल हैं। और अभी ईरान ने रूस के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है, जिसमें जो कि ईरान और इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग हुई थी, उसमें जो ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ था, अब वो दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, रीमेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूस। बिल्कुल। और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी हैं स्टीव विटकॉफ, वो कहते हैं कि ईरान शायद एटम बम बनाने से एक हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। फॉक्स न्यूज़ को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान 60% से ज़्यादा अफजूदगी, यूरेनियम की जो अफजूदगी है उस तक पहुँच गया है। और ईरान का कहना है कि यूरेनियम की अफजूदगी सिविलियन मकासद के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़ाहिर है हमेशा से अमेरिका का वर्जन रहा है। अब सदर ट्रंप ने बता दिया है कि यूरेनियम की अफजूदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं उठाए। वो जो वाक़या हुआ था ना, आपको याद है, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरानियंस, वो अभी तक उनके दिमाग में, और उसी बहाने अमेरिका चाह रहा था कि हमें कोई जगह मिल जाए। तो इतने दबाव में वो कहते हैं कि हमारे पास वो क्यों नहीं आए, यानी कि लोग जो हैं या जो मदद के लिए जो भी वहाँ से कोई पार्टी हो सकती थी वो हमारे सामने क्यों नहीं आई। बिल्कुल जनाब, तो इसी हवाले से शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरा अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है बहरा रोम में दाखिल हो चुका है। जेराल्ड फोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मुज़ाकरात से कशीदगी कम होने के इम्कानात मौजूद हैं? बहुत मध्यम से आसार नज़र आ रहे हैं कशीदगी कम होने की। हालांकि इस जुमेरात को दोबारा जिनेवा में मीटिंग है, मतलब एक डिप्लोमेसी अंडर कोर्शन, यानी दबाव के तहत डिप्लोमेसी भी जारी है, लेकिन दबाव उससे कहीं और कई गुना जारी है। आपने जेराल्ड फोर्ड की बात की, वो 50 नॉटिकल माइल की स्पीड से आ रहा है, जो कि बड़ी गैर मामूली स्पीड है, वरना ज़्यादातर 26-28 नॉटिकल माइल्स पे चलते हैं ये जहाज़। और साथ में जो इससे पहले वार मशीन जो खून खराबे के लिए रखी गई है पूरे इस गल्फ के पूरे रीजन में, उससे इब्राहिम लिंकन को आप देख लें, डिजिटल डार्कनेस के जो इनके एयरक्राफ्ट हैं उनको देख लें, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को देख लें, जो आपने जिक्र किया अपनी इंट्रो में, अपना F-35 स्टेथ जो इस वक्त तैनात किए गए हैं जॉर्डन में और इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक में, और ख़ुद इन बहरी बेड़ों में एक कसीर था 100 के करीब तो इन बहरी बेड़ों में मिला के सारे इनके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इतना बड़ा बम बारूद, ये सारी जंगी मशीन जो उन्होंने इस दफ़ा इकट्ठी की है, वो एक दिन या लिमिटेड स्ट्राइक की पेशखेमा नहीं है। ये महसूस होता है कि इस दफ़ा ये सोच के आए हैं कि अपने तौर पर अमेरिकन ये सोच के, अमेरिका और इजराइल ये सोच के आए हैं कि शायद ईरान को उस नहज पे पहुंचाने कि ईरान बरसा बरस इस काबिल ना हो सके कि अपना सर उठा सके, क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो अपना सर उठाता था इजराइल के खिलाफ और कुछ आवाज़ उठाता था फ़लस्तीनियों की। सो बस ये भी ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो सकती है। तो अभी आ जाते हैं दोबारा ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कितने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि आपके पास वार मशीन है, लेकिन हमारे पास ऐसे हथियार हैं, आपके पास जंगी जहाज़ हैं, हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि आपका ये गरूर जो है खाक में मिल सकता है और हम इसको समुंदर बंद कर सकते हैं। जब अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी विटकॉफ ये कह रहे हैं कि जनाब ये बस 7 दिन यानी एक हफ्ते की दूरी पर है एटम बम होगा ईरान के पास, फिर डोनाल्ड ट्रंप ये हैरान है कि जी जो प्रोटेस्ट था इसमें उन्होंने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी, वो प्रोटेस्ट जारी क्यों नहीं रहा जो ईरानियन कर रहे हैं। तो क्या इन्हें हालात, मौरूजी हालात कुछ ऐसे चाहिए जिसकी बुनियाद पर अटैक करें? और जब ये कह रहे हैं हमारी रेड लाइन है यूरेनियम की अफजूदगी, तो 7 दिन बाद तो कह रहे हैं एटम बम बनाएंगे, तो ये आपको लगता है बहुत इमिनेंट हो गया है मामला या सिर्फ बातों की हद तक है? यानी बातों की हद तक नहीं, बातों की हद से बहुत आगे बात बढ़ गई है। इमिनेंट तो नज़र आ रहा है, और ये हम नहीं, ये बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं यहाँ पूरी दुनिया में बैठ कर के उनको भी इमिनेंट नज़र आ रहा है। आप बात कर रही थी अफजूदगी की, जौहरी अफजूदगी की, यानी कि 60% पे तो बहुत पहले से आए हुए। 400 किलोग्राम उन्होंने अफसूदा मटीरियल उनके पास रिपोर्टेड पड़ा है, और वो 400 अफसूदा जो इनरिच मटीरियल है उसको इनरिच किया जा सकता है 90% को। वो वाकई में साइंसदान यही कहते हैं कि हफ्ते के अंदर उसको इनरिच 90% करके और वो वेपन ग्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ईरान डिक्लेयर कर दे या अगर ये इत्तला पहुंच जाए अमेरिका के पास कि ईरान ने बना लिया है और वो इस पे एक्सप्लोजन भी कर दे, तो फिर अमेरिका हरगिज हमला नहीं कर सकता। कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर, जौहरी मुल्क पर हमला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तक अमेरिका के पास जो इत्तलात होंगी
वो यही होंगी कि अभी उन्होंने नहीं बनाया है। उसके बहुत सारी वजूहत हैं सुप्रीम लीडर के इस बयान के और फतवे के बाद दिस कुड बी अ फॉल्स अलार्म, जैसे कि आपको याद है मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स और कौन से बायोकेमिकल वेपन्स इराक के हवाले से जो कहे गए थे वो नहीं मिले बाद में। यहाँ पर भी कुछ बहाने ही बनाए जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जी, बहाना इस तरह बनाया जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक गलत फहमी है जो पूरी दुनिया में तजिया, और मेरे पास सारे अदाद शुमार उसके मौजूद हैं कि कितना क्या क्या इक्विपमेंट चारों तरफ इन्होंने बिखेरा हुआ है और क्या क्या तैयारी की हुई है। लेकिन अगर इराक की आप बात करते हैं तो इराक जो है वो ईरान तो बिल्कुल मुख्तलिफ, ईरान बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है, ईरान बड़ी रिजिलियंट सोसाइटी है। 47 साल तक वो जिस जबर में और जिस सेंक्शन में रहे हैं उसके बावजूद उनके पास देखें कि इतलात ये है कि वो 24/7 बेसिस पे जून के बाद जो 12 दिन की जंग थी उसके बाद उन्होंने 6000, तो अमेरिकन कह रहे हैं कि उनके पास सुपरसोनिक और दूसरे मिसाइल मिला के हैं, अब 6000 मिसाइल अगर उनके पास हैं और ड्रोन उसके अलावा हैं तो वो बड़ी कुव्वत है। दूसरी अमेरिकन ये ईरानियन चाहे जितनी भी उनके ऊपर जुल्म हुआ हो, शुनीद ये है कि हज़ारों की तादाद में लोगों को जांबा हुए हैं। ईरानियन रिजीम ने काफ़ी सख्त कंट्रोल किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर बाहर से किसी का हमला होता है तो ईरानियन से इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तानियों की भी यही है, बाकी आपस में जितने इख्तलाफात हों, लेकिन अगर इंडियन या कोई बाहर से हमला होता है तो एक हो जाते हैं। तो ईरानियन के साथ ये है। डॉक्टर साहब, जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम अमेरिका को करारा जवाब दे सकते हैं, तो उनका इशारा बैलिस्टिक मिसाइल्स या सुपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ है, क्योंकि हमें ये पता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो किसी एटमी हथियार की तरफ इशारा करते हैं? अरे बैलिस्टिक इनके सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वही उसके तरफ इशारा मालूम होता है, क्योंकि अगर एटमी हथियार भी हो तो खैर थॉर्ड्स और वो जो इनके पैट्रियट हैं वो इंटरसेप्ट तो करती हैं, लेकिन उसमें उसके बावजूद उसमें से कोई 10% के करीब आपने देखा कि इजराइल में उनके पास सारे थॉट्स यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था और जिसके तहत और वो पैट्रियट मिसाइल थे, उसके बावजूद कितने मिसाइल वहां जाके लगे तो वो लग सकते हैं। लेकिन उसके अलावा उनके पास जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो जैसा मैं बता रहा था कि 24/7 बेसिस पे उन्हें चाइना से, रशिया से मदद मिलती रही है और वो अपनी फैक्ट्रियों में बनाते रहे हैं। इस वक्त वो इस काबिल हैं कि 6000 के करीब उनके पास इस वक्त हैं, और उनकी उसके मुकाबलतन कोई ऐसा डिफेंस निज़ाम तमाम अगर बहरी बेड़ों को मिला भी लें तो उनके पास जो पैट्रियट सिस्टम और थॉट सिस्टम है उसके तहत ये 6000 मिसाइलों को अगर वो 600 मिसाइल भी और ड्रोन एक साथ फायर कर दें तो जो साइंसदान हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि उनमें से चंद ज़रूर दागेंगे। और यही सुप्रीम लीडर का यही इशारा है कि अगर आप को हम ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि आप जो है इसमें ये आपके जहाज डूब सकते हैं। ये उन्होंने कहा है। और उसके डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, अब जाहिर है हम तो सभी ये चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन ना हो, लेकिन अब जो अमेरिका जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एडवांस सूरत हाल हो गई है, अब ख़तरा जो है मज़ीद बढ़ गया ईरान की तरफ, ये जो पोजीशन है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की, अरब कंट्री की भी हम बात करें, जो मामलात अभी बीच में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान चल रहे हैं, फिर हमने देखा कि ईरान के हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सऊदी अरब रखता है। खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हुई तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का रोल क्या दिख रहे हैं आप? नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने तो सारों ने कह दिया है डर और खौफ के मारे, वरना तो उनका कोई इस मामले में हमेशा जो उनकी मौक़िफ़ होता था बिल्कुल मुख्तलिफ होता था ईरान के हवाले से। उन्हें परवाह नहीं थी कि ईरान पर, वैसे इतनी बात की जाए तो काफ़ी है कि उन्हें इतनी नहीं, लेकिन अब भी उन्हें ख़दशा और ख़तरा ये है कि अगर ये मामला फैल गया तो जिस तरह सुप्रीम लीडर ने कहा है, जिस तरह उनके सदर ने कहा है, तो वो ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और उन्होंने ईरान ने कह दिया है कि हम फिर इस पूरे इलाके में जितने बेसेज हैं, और हर एक के पास बेस है, हर एक कुवैत में है, उसके अलावा ओमान में है, उसके अलावा यूएई में है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है, कतर में, हर जगह कहते हैं हर जगह अपने मिसाइल दागेंगे। तो उनको ख़तरा ये हो गया है कि उनकी इकॉनमी किधर जाएगी, उनके सारे ऑयल की तनसीबात किधर जाएंगे। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इजाज़त नहीं देंगे अपने एयर स्पेस से। भाई आपके एयर स्पेस को पूछता कौन है? पिछली दफ़ा पूछा किसी ने? पिछली दफ़ा भी तो उनके एयर स्पेस से गुजर के आ गए ना वो इजराइल की तरफ से जितने भी जहाज़ वगैरह है। तो उनके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ईरान जो है कम अज़ कम उन पर
अपना बुखार ना उतारे अगर ऐसा कोई मामला, क्योंकि ईरान के लिए तो एक सुइसाइडल मिशन है। ईरान को दीवार से लगा दिया गया है, ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर कोई रास्ता बचता जरूर ईरान ये करता, लेकिन अभी जो उम्मीद की एक किरण है कि रशिया काफी मुस्तैदी के साथ गो के सफारती, लेकिन मिलिट्री लिहाज से भी रशिया बहुत मदद कर रहा है, चाइना बहुत मदद कर रहा है, जिसकी वजह से ये बार बार जो आप ये जिराड पोर्ट की बात कर रहे हैं और बाकी मजीद कुमक मंगाई जा रही है, वो काउंटर स्ट्राइक से बचने के लिए मंगाई जा रही है कि ईरान काउंटर स्ट्राइक न कर सके और उनके किसी जहाज को अगर गर्क कर दिया तो अमेरिका की पूरी शान और शौकत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो उसकी तैयारी करके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो जनाब जो भी अपडेट्स होंगी विल की फॉलोइंग एंड विल लेट यू नो। अच्छा, एक सदफ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है जो कि हमने पंजाब में देखा, और वो ये कि सुथरा पंजाब की बात। सुथरा पंजाब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। सुथरा पंजाब की अम्ब्रेला के अंडर वहाँ पर एंटी लिटरिंग फोर्स का क़याम कर दिया गया है जनाब। अब उसका काम क्या होगा कि अगर कोई भी शहरी घर का कचरा कूड़ा घर से बाहर फेंकेंगे या सड़कों पर जाते हुए गाड़ियों से बाहर लिटरिंग करेंगे, लिटरिंग जो करेंगे उनके खिलाफ जो है वो जुर्माने भी होंगे और सख्त से सख्त सजाएं भी होंगी, पर्चा भी कटेगा। यानी कि जी सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने लाहौर में एंटी लिटरिंग फोर्स मुतारिफ करा दी है, जो शहर भर में कूड़ा करकट फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा, पहले मरहले में क्या होगा, स्क्वाड को 25 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फ्लीट फराहम किया गया है, जबकि 12 खुसूसी टीमों ने फील्ड सर्विलेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। यानी कि जगह जगह उन्होंने देख लिया है भाई कहाँ पे लोग इस तरीके ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। इब्तदाई तौर पर कूड़ा फेंकने पर या जलाने वालों को वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद 15 रोज बाद बाकायदा जुर्मानों का सिलसिला शुरू होगा, जस्ट लाइक ई चला। व्हाट प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव। और ये डिटरेंस ऐसे ही कायम होती है जब आपको पता हो ना कि आपके सर पे कोई जुर्माना लटक रहा है, को आ जाएगा पुलिस के कोई बाइक के ऊपर आ जाएगा, तब आप जो है ना वो फिर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। एंटी लिटरिंग फोर्स मुतारिफ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये फोर्स एक्चुअली है क्या, किन इलाकों में काम करेगी, ज़रा हमें इस फोर्स के स्ट्रक्चर के हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सीएम साहिबा का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, जिसके पहले फेज़ में पूरे पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया गया है, और अब सेकंड फेज़ में इस प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए जो जो स्टेप्स हमें लग रहा है अथॉरिटी को कि जिससे एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो दिया जा सकता है, अब वो लिए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ज़रूरत जो थी वो इस चीज़ की थी कि जब तक सोसाइटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी उस वक्त तक ये जो इस हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते। और इसी के लिए हमने, ऑल्दो ये कानून जो है ये पहले से मौजूद था, बट जैसे बहुत सारे कानून हमारे मौजूद होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाबर साहब, ये जो एंटी लिटरिंग फोर्स है इनके अहलकारों के पास क्या इख्तियारात होंगे? मतलब ये सज़ा जज़ा का जो मैट्रिक है, ये कोई गिरफ्तारी करवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकेंगे या पर्चा कटवा सकेंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल, पहले फेज के अंदर तो देखिए हम वार्निंग्स दे रहे हैं। इसके अंदर कमर्शियल एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे इलीगल डंपिंग होती है वहाँ पे लोगों को वार्न किया जा रहा है कि वो ये ना करें, अपनी गाड़ियों से जो लिटर है वो सड़क के ऊपर मत फेंके। और सेकंड फेज के बाद जब ये कैंपेन हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सुथरा पंजाब अथॉरिटी एक्ट के स्केड्यूल के अंदर ये तमाम ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेस्ट जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से शॉपिंग बैग बाहर फेंकता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने लिटरिंग करता है, कोई घर वाला एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लिटरिंग करता है, एक खाली प्लॉट के अंदर लिटरिंग की जाती है या कूड़े को आग लगाई जाती है, तो उनके ऊपर जो फाइन्स है, ऑल्दो पहले भी थे लेकिन अब SPA एक्ट के अंदर हमने तो ये फोर्स क्या उनके पीछे जाएगी, कैसे ट्रेस करेंगे, कैमरास के थ्रू देखेंगे, मैकेनिज्म क्या है? जी इसमें मैडम दो तरीके हैं। पहले एक मैकेनिज्म तो हमारा ये है कि फिजिकली ये अभी लाहौर से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद ये पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक्सटेंड कर दी जाएगी। और ये उन इलाकों में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे इस जैसे लाहौर में अभी हमने 25 टीम्स जो हैं और 25 बाइक जो हैं वो इसके अंदर मुतारिफ कराई हैं।
और इसके साथ साथ हम सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ जो है वो हमारा MOU भी हो गया है, जिसके तहत वो भी हमें गाय बगाए बताती रहेगी उन तमाम लोगों के बारे में, स्पेशली इन कमर्शियल एरियाज जहाँ पे किसी भी किस्म की लिटरिंग जो है एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसके तहत में उसके ऊपर तो कार्रवाई जब की सारी जाएगी। चीजें But रिमोटली इसका एक मेजर कंट्रोल हो मकसद रही ये है हैं कि तो ये फोर्स इतनी बड़ी तादाद में क्यों होगी सड़कों पे? थोड़ा सा मैं ये मैकेनिज्म समझना चाह रही हूँ। देखिए, इसका मकसद ये है कि लोग जो गन फेंकते हैं, लोगों को एक अकाई दिखाई दी जा सके कि उन्होंने इस सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, एक अच्छे शहरी की तरह रहना है। और जब तक अवाम जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं रखेगी, उस वक्त तक हम किसी सूरत में भी अपने सूबे को या अपने शहर को या अपने मुल्क को साफ नहीं कर सकेंगे। अच्छा बाबर साहब, एक और बात बताइएगा। हमारे इतलात के मुताबिक एक तो ये एंटी लिटरिंग स्क्वाड है कि मतलब जो लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं उनको जुर्माने होंगे। सेकेंडली जो कूड़ा जला रहे हैं उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि अदर देन एंटी लिटरिंग और क्या इसके होंगे काम? जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा कूड़ा जलाता है तो उस जलाने के ऊपर उसको 5 लाख तक फाइन भी है, और अगर ये ऑफेंस रिपीट होता है तो इसके ऊपर जेल भी भेजा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा प्लास्टिक के थ्रू, शॉपिंग बैग्स के थ्रू सेवरेज को ब्लॉक करता है तो उसका वो भी एक सेपरेट ऑफेंस है, उसके ऊपर भी फाइन होगा। इसी तरीके से हमने देखा है कि लोग जो है वो ये जानवरों की जो अलाइशें हैं या जानवरों की जो बकाया जाता है वो भी फेंक देते हैं, उसके फेंकने के ऊपर भी फाइन जो है वो इस अथॉरिटी के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो है वो फाइन जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है बाबर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी ये जो एंटी लिटरिंग फोर्स है ये किस तरीके से फिर काम करती है, और सुथरा पंजाब तो ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल वहाँ पर प्रोजेक्ट है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा सा हम आपकी कहते हैं ना, ईद भी करीब आ जाती है थोड़े रमज़ान के बाद, तो फिर लोगों को एकदम से ख्याल आता है अपनी स्किन का, अपने बालों का और जाके शॉपिंग का। आपने करना क्या है, शुरू रमज़ान है, शुरू रमज़ान से अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखें तो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि रोज़े रखते हैं लोग, ख्याल नहीं रखते, मसरूफियात होती हैं, डिहाइड्रेशन होती है, उस तरीके से पानी नहीं पीते, और हम जो तेल मुरगन वाली चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स और एक्ने शुरू हो जाते हैं। 3 मेजर फैक्टर्स हैं मुझे लगता है, एक तो पानी की कमी, दूसरा नींद की कमी, और तीसरा जो नाकिस ग़िज़ा, जो हम फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, जल्द को आपकी शरीर मुतासर करती है, इसलिए रमज़ान में आपको एक्ने बड़ी हो जाती है। चांद रात को चांद नज़र आता है ना ईद का, उस तरह से आपके चेहरे पे भी चांद नज़र आने शुरू हो जाते हैं, वो पकौड़े खा खा के और तेल के पकौड़े खा के वो एक्ने के और दाने निकल आते हैं। चलें जी, क्या हाल है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर अमरीन फातिमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा हमें बताएं अभी से हम कैसे ख्याल रखें अपनी स्किन का। कि सबसे पहले तो बात ये कि रमज़ान जो महीना है ना वो डिटॉक्सीफाइंग का है और साथ में रिपेयरिंग का महीना है, लेकिन हमारी जो बैड हैबिट्स होती है ना, जैसे भी आप लोगों ने जिक्र किया कि ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, और उसके बाद अगर आपकी कोई स्किन कंडीशन पहले से मौजूद है और उसके बाद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो रमज़ान में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें। अब हाइड्रेशन बेहतर करने के 2 तरीक़े हैं। सबसे पहले इंटरनल हाइड्रेशन, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल हाइड्रेशन की। इंटरनल हाइड्रेशन में ये है कि आपका वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, और वैसे फूड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे दही बहुत अच्छा होता है सहूर और इफ्तार में, यानी इफ्तार और सहूर के दरमियान में अपने आप को आपने प्रॉपर हाइड्रेट करना है ताकि आप रोज़े के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद आप योगर्ट ले सकते हैं, खजूरें ले सकते हैं, कोकोनट वाटर है, और इसके अलावा ORS, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप ORS का इस्तेमाल रखेंगे तो ज़रा कोई कितना पानी पी लेगा ना, तो आप इस हिसाब से अगर ORS ऐड करो। और ऐसे पेशेंट जिनको कोई स्किन कंडीशन है तो कोलेजन ड्रिंक्स आती हैं, टैबलेट्स आते हैं, अगर वो भी साथ में आप शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे में आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। कोलेजन ड्रिंक्स आर सेफ? बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि जो मरीन ओरिजिन की होती हैं वो काफ़ी सेफ़ होती हैं और इसमें एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं एक्सटर्नली बात करूँ तो एक्सटर्नली 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आपने क्लीन करना है, फिर मॉइस्चराइज़ करना है, और फिर आपने प्रोटेक्ट करना है। अब ये सारी स्किन के लिए, स्किन की 3 टाइप से सबको पता है, ऑयली होगी, कॉम्बिनेशन हो गया और नॉर्मल हो गई। तो जो ऑयली स्किन है उसके लिए क्लिनज़र भी आपका ऐसा होना चाहिए जो लाइट एंड जेंटल हो, जैसे मेंडेलिक एसिड वाला। आजकल समर्स हैं, गर्मी ज़्यादा है, सैलिसाइक्लिक से हो सकता है थोड़ी रेडनेस हो जाए,
और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप हाइलोरॉनिक यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सेरामाइड बेस या विटामिन बी और B1 B6 वाले आते हैं बहुत सारे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि स्किन के रूटीन फॉलो करते थे तो रमज़ान में वही रूटीन फॉलो करें या उसकी कोई टाइमिंग चेंज अब होती आपको है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक पीरियड ऐसा आ रहा है जिसमें आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। हाँ। उसमें जैसे वो पहली बात ये आ गई जो मैंने आपसे कहा कि आपने पानी ज़रूर पीना है और जो डाइट वगैरह का मैंने आपको बताया। सेकेंडली आपने क्या करना है, एक आपकी मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, एक नाइट रूटीन होनी चाहिए। मॉर्निंग में वही आपने जेल्टेड क्लिनजिंग की, मॉइस्चराइज़ किया, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। उसके बाद एक अच्छा सनब्लॉक आपने यूज़ किया। रात के वक्त आपने क्या करना है, अगेन आप क्लिनजिंग करेंगे। और जिनकी ऑयली स्किन है या सेबोरिक स्किन है, सेबोरिक स्किन हम उनको कहते हैं जिनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, उनको बहुत स्पेशल केयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी चीज़। उनके लिए बेहतर यही है कि बहुत ही जेंटल क्लिनजर, वो तो कोई एसिड वाला ना करें, नॉर्मल क्लिनजर्स यूज़ करें जो सोप बेस्ड ना हो। तो अगर ऑयल आ रहा हो फेस पे गर्मी में तो भी जेंटल क्लिनजर यूज़ करें? बिल्कुल। उसके साथ आप ऑयल प्रोटेक्शन, जैसे पोर्स होते हैं, आप पोर श्रिंकेज की प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ऑयल क्यों आता है, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। या तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, या जेनेटिकली आप प्रोन हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या आप पानी कम पी रहे हैं। जब भी आप पानी कम पिएंगे तो ऑयल प्रोडक्शन खुदा ताला का एक निज़ाम है कि कॉम्पनसेट करती है स्किन की, ये ड्राई हो रही है तो ऑयल ज़्यादा बाहर आएगा। तो आप अगर अच्छे से हाइड्रेट होंगे तो आप देखिएगा एक्नी वगैरह सेटल, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब लोग करते हैं इसी और तरह डाइट मेंटेन करते हैं तो स्किन मॉइस्चराइज करें स्किन को, तो फिर वो कम ऑयल प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। बस आपने ये करना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड क्लिनजर यूज़ करेंगे और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कोई ऑयली आपने यूज़ कर लिया तो उल्टा और एक्नी हो जाएगी। अच्छा, ये जब हम खाने जो उल्टे सीधे खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं आप अफ्तार में और खाए चले जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप पाए खाते हैं, निहारियाँ खाते हैं, आप रात को सोने से पहले खा रहे हैं। अच्छा, नहीं, सोने से पहले डिनर में खा रहे हैं और फिर सहरी में उठ के आप पराठे खा रहे हैं, तो ये इसका कितना इफेक्ट है आपकी स्किन के ऊपर? देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं भी कराची और यहीं पाकिस्तान में, मुझे भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और ये एक रमज़ान एक सीज़न होता है, एक फेस्टिविटी होती है, एक मज़ा आ रहा होता है इसमें। तो ज़ाहिर है आप ऐसा करें कि जो चीज़ प्रैक्टिकल हो वो करें। मैं आपसे कहूँ बिल्कुल नहीं खाएं, कि आप नहीं खाएंगे, ज़ाहिर है आप खाएंगे, तो आप क्या करें उसको इत्तेदाल के साथ खाएं। मसला ये ना, जब आपकी टेबल पे इतनी चीजें सजी होगी तो हाथ कैसे रुकेगा? आपने इफ्तार सहरी में खाया, अब इफ्तार में खाएं, उसके बाद कुछ ना खाएं, पानी पीते रहें आप। ये और चाय कॉफ़ी ये सारी रात भर चलती रहती है। चाय का तो बताएं, चाय कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए? देखिए, अगर आपको आधी है, आपके सर में दर्द होता है तो 1 कप इफ्तार में पी लें, 1 सहरी में पी लें, बीच में ना पिएं। ज़्यादा चाय पीने से आपकी स्किन पे कोई होता है? बिल्कुल। कैफीन इंटेक जो है बिल्कुल ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आपकी स्किन ड्राई करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये CNS स्टिमुलेंट है, तो क्या होता है कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। और लैक ऑफ स्लीप जो है ना, मेन रीज़न है, आपको पता है, पफीनेस ऑफ आइज़ के लिए, डल स्किन के लिए, क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, वो स्लीप इंड्यूसर होता है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी स्किन डल, आपने देखो कभी कोई टेंशन में परेशानी में होता है उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, इसलिए कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन हो रही होती है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको अपनी स्लीप, अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे तो नींद आपकी खुद ब खुद, आप एक्टिव रहेंगे, नींद नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम आएगी, दिमाग आपका शट डाउन नहीं होगा। डॉक्टर अमरीन, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की और यूज़फुल हमें टिप्स बताई हैं, ना सिर्फ हम प्रोडक्ट के हवाले से बल्कि आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है वो भी करें। अभी से स्किन का ख्याल रखें, ईद पे देखिएगा एक्नी नहीं होगा, लेकिन क्या करें इन पकौड़ों का और प्लीज थोड़ा सा हाथ थौला रख लें पकौड़ों पे और समोसे पे, खाएं लेकिन मयाना रवि के साथ। देखिए, मैंने जो बात आपसे शुरू में कही थी ना कि रमज़ान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग, बस ये आप सोच लें। एग्जैक्टली, अपने आप को डिटॉक्स करें, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कराची के मसाइल, कितने मसाइल पे बात करेंगे 2 घंटे के प्रोग्राम के अंदर। मुझे लगता है कि अपने प्रोग्राम का बिल्कुल जी टाइम बढ़वाना पड़ेगा। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच कतर की मरकजी लाइन एक बार फिर से जनाब फट गई है, जिसके नतीजे में हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि गुलिस्तान जौहर है, लाइन्स एरिया है, जमशेद क्वार्टर्स है, लियाकताबाद समेत बहुत से इलाके हैं जहाँ पर पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों को माह मुकद्दस में शदीद मुश्किलात। अब आप ये सोचें, अब ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि नाकिस मटीरियल से किए गए मरम्मती काम के बायस गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये लाइन 4थी मरतबा
इस तरीके से डैमेज हुई है। तो चलें बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से। अफजल बताइएगा, मरम्मती काम हो जा रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लाइन जो है वो 4-4 मरतबा जो है वो डैमेज हो रही है, उसके बाद पानी जो है पीने का सड़कों पे पड़ा हुआ है, नलकों में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सदफ, साइम देखा जाए तो जिस तरह साइम ने बात की कि मसाइल है नहीं, मसाइल पैदा किए जाते हैं। कराची में कोई ऐसा काम नहीं जिसका हल ना हो। ताहम देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का जो बहरान पैदा हुआ उसकी तमाम तर जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पे बनती है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है मुसलसल दाबे जी के पंपिंग स्टेशनों पर जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। ब्रेकडाउन के बायस जो है पानी की फराहमी मुतासिर होती है। इस वक्त जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद, जमशेद रोड के इलाके मुतासिर हुए थे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लाइन थी 38 इंच की जो दाबे जी पे वाक़ थी, बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, वो मुतासिर हुई और मुतासिर होने के बाद शहर में पानी की कमी का सामना शहरियों को करना पड़ा। ताम देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक में पानी की तलब बढ़ जाती है, तो इस हवाले से जो महकमा वाटर कॉरपोरेशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को इक्वल तरीके से रखे। वो इस तरह के तमाम तर इकदाम उन्होंने रमज़ान से कबल किए थे, लेकिन रमज़ान से कबल ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ डबिंग जो दाबेजी पंपिंग स्टेशन है वहाँ बिजली का ब्रेकडाउन किया गया, जिसके बाद शहर में पानी का बहरान पैदा हुआ। ताम देखा जाए तो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर 24 घंटे में जो लाइन मुतासिर मटेरियल यूज़ हो रहा है मरम्मती काम में, उसकी वजह से लाइन डैमेज हो रही है बार बार, 2 हफ्तों में 4 बार हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल देखा जाए सदफ तो ये नाकिस मटेरियल अगर इस्तेमाल होता है तो वो यकीनन तौर पर वहाँ लीकेज के मसाइल सामने आते हैं और उस पर मेयर कराची हों या फिर एमडी वाटर बोर्ड हों, वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के हवाले से भी तहकीकात होती है और तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। ताम देखा जाए तो दूसरी जानिब जो मुरम्मत की गई थी नाकिस मटेरियल के हवाले से जो बातें सामने आई, उस पर वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि अगर उसको टाइम लगता है तमाम तर जो मटेरियल होता है उसको सूखने में, इसी दौरान उसकी जो मुरम्मत हुई थी उसको 24 घंटे बाद ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रेकडाउन किया गया, जिसके बाद जो ये जो लाइन थी ये मुतासिर हुई थी। ठीक है अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वही बात है ना, मसाइल दर मसाइल है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा, कहीं पर साफ पानी जो है वो सड़कों पर ज़्यादा है। मतलब बात हो रही है जी, वो जो पाइप हैं वो डैमेज हैं, मरम्मती काम उसमें होए जा रहा है, और दूसरे अब के इलेक्ट्रिक का वो कह रहा है जी ब्रेकडाउन, मुझे समझ नहीं है वैसे। चले जी ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब जिक्र कर लेते हैं फैसलाबाद का। वहाँ पे जी इज्तिमाई सहरी का एहतमाम होता है, इस बार क्या बात है? इस दफा इज्तिमाई सहरी में रोजाना नई डिश बनाई जाती है। इस हवाले से कमर ज़मान की रिपोर्ट देखते हैं। इज्तिमाई सहरी की दावत के ये मनाजर तारिक आबाद की गलियों के हैं। सहरी दावत में 2 से 2.5 हज़ार रोजादारों को रोजाना नई डिश पेश की जाती है। ये गुज़िस्ता 17 साल से सहरी का इंतज़ाम चलता आ रहा है और ये रोज़ ब रोज़ मेन्यू चेंज हो रहा है। कभी मुर्ग चने, पाए, पालक गोश्त, छोटे पाए और इस तरह बड़ा गोश्त और कीमा मटर। 2-2.5 हज़ार तो स्टार्ट होता है, तो जब आखिरी अशरा में तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी होता है। इस मुनफरिद और काबिल तकलीद सहरी दावत से गर्दोनवाह के रहायशियों के साथ साथ मुकामी फैक्ट्रियों के परदेसी मजदूर भी मुस्तफीद होते हैं, जिनके लिए महंगाई के बायस खाना खरीदना मुश्किल है। हर साल सहरी का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया जाता है और मेहमानों को ऐसा खाना दिया जाता है जैसा शादी ब्याह का खाना दिया जाता है। इलाके के नौजवान रजाकाराना तौर पर रोजादार मेहमानों को सहरी करवाते हैं, जबकि कम आमदन वाले घरानों की खवातीन को सहरी का खाना घर ले जाने के लिए भी फराहम किया जाता है। तारिक आबाद में माह रमजान के इख्तिताम तक यूं ही इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया जाता रहेगा, जहां से रोजाना हजारों रोजादार मुस्तफीद होंगे।
कैमरामैन सिकंदर तारिक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। क्या बात है। अच्छा, हम अफ्तार की तो बात gesture है, to be बिल्कुल honest। जी। और देखिए रमज़ान का मकसद ये, एक तो आपने अपने आप को फिजिकली स्पिरिचुअली डिटॉक्स करना है, सेकेंडली गिव बैक टू द कम्युनिटी। जितनी हो सकता है आप चैरिटी करें, जो चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए खाएं, खुद पहने, वही मेक श्योर करें कि आप लोगों को दे रहे हैं। प्लीज़ सब स्टैंडर्ड चीज़ें लोगों को ना दें। और दूसरी ये कि ज़रा देखें, हम ये देखते हैं अब पहला अशरा है, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े बढ़ेंगे और मार्केट में रश बढ़ेगा। बिलखुसूस हम देखते हैं इफ्तार से पहले एक बड़ी अजीब व गरीब ट्रैफिक की भी सिचुएशन होती है, लोग मार्केट्स में बहुत होते हैं। गहमा-गहमी होती है। आपने ज़रा एहतियात करनी है और आराम से जी दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपना भी, और तली हुई चीज़ों को ज़्यादा ना कंज्यूम करें, थोड़ा उससे परहेज़ ही करें तो ये ज़्यादा बेहतर। हौला हाथ रखें, 2-2 वाला फार्मूला बेस्ट है। 2 पकोड़े और 2 ही पकोड़े, बस 2 रोल 2 समोसों पे ना जाइएगा। 2 समोसों की बात ना करतीगा, बस आप जितना ऑयल अवॉइड कर सकते हैं करें। फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें, अच्छी से कोई मशरूब बना लें, कोई अच्छा सा शेक बना लें। लाहौर में हुआ जाने मगरिब का वक्त। आप जरा सुनिए, हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।